जब भी हम फूड के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। मतलब हमको लगता है कि सिर्फ खाने का जो कंटेंट है वही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अराउंड काफी सारी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है अगर हमको डिसीज फ्री रहना है हमारे फूड के साथ में। तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं डॉक्टर चंदन बनवाड़े हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है GSC गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज से, और पिछले 7 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आयुर्वेद की, और लगभग 3 सालों से मैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे काम कर रहा हूँ। उसकी एक छोटी सी स्टोरी है। एक पेशेंट मेरे पास आए थे कुछ 3 साल पहले, जिन्हें डायबिटीज डिटेक्ट हुई थी जस्ट, और HbA1c काफी बढ़ा हुआ था, और उन्हें दवाइयाँ नहीं लेनी थी। वो बोले मुझे कि मुझे जिंदगी भर दवाई नहीं लेनी है डायबिटीज की, तो क्या करे बताइए। तो फिर हमने एक डॉक्टर खोजे, नेचुरोपैथ, जो डाइट रिकमेंड करते थे, और उनको डाइट चालू किया। क्योंकि उनके पास काफी प्रोग्राम होते थे डायबिटीज के बारे में और इन सब चीजों। तब तक मुझे डायबिटीज में सिर्फ दवाइयाँ ही काम करती है इतना ही पता था। तो उनको हमने चालू किया प्रोसेस, एंड विद इन 15 to 20 days उन्हें काफी फर्क दिखा। उनकी ब्लड शुगर नीचे आने लगी, और जो कि मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था। सो फिर ये लगा कि कुछ तो है जो हमने नहीं पढ़ा, या फिर हमें समझ में नहीं आई है, नहीं आ रही है। एज अ प्रैक्टिशनर भी मुझे कुछ चीजें लगी। तो फिर हमने उसके अराउंड चालू किया स्टडीज, इधर उधर से पढ़ना क्या चालू है दुनिया में, फूड के बारे में, डिसीज के बारे में, लाइफस्टाइल के जो डिसऑर्डर्स है उसके बारे में, बाकी डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनका क्या मत है, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, वो मैंने समझने की कोशिश की। फिर पढ़ाई चालू करी, तो समझा कि जो 70 to 80% आज हम बीमार हो रहे हैं, लाइफस्टाइल बीमारी हमको लग रही है, वो BP हो या डायबिटीज हो या मोटापा हो, कोलेस्ट्रॉल हो, उन सब की जड़ कहीं ना कहीं हमारा जो फूड चेंज हुआ है इन 30 सालों में, उसकी वजह से आ रही है। सो फिर हमने कुछ एक चीजें बनाई, कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया। और फिर वो पेशेंट जो थे, उनका नाम अतुल उपाध्याय है, जो कि मेरे मेंटोर भी है। तो उस तरह का ही प्रोटोकॉल हमने बाकी लोगों को देना चालू किया। वो फूड चेंजेस उनकी हमने करी। तो ये दिखा कि काफी सारी मेडिसिन जो है बंद हो रही है डायबिटीज की। मतलब मेडिसिन बंद हो रही है, इसका मतलब है कि रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल आ रही है, तो हमें मेडिसिन क्लोज करनी पड़ रही है। और सिर्फ डायबिटीज की नहीं, बाकी भी जो दवाइयाँ वो ले रहे थे, लाइक BP की दवाई ले रहे थे, कोई नींद की दवाई ले रहे थे, कोई डाइजेशन की दवाई ले रहे थे, उसके साथ साथ पेन किलर्स, तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई, ये सारी दवाइयाँ भी इवेंचुअली बंद होने लगी क्योंकि उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगे विदाउट मेडिसिन। तो फिर मुझे ये समझा कि अगर ये फूड में चेंजेस करने से या इतना सा लाइफस्टाइल में चेंज करने से अगर हमारी दवाइयाँ बंद हो सकती है, डिसीज अगर रिवर्सल पे जा सकता है, रिमिशन पे जा सकता है, तो क्यों ना इस प्रोसेस को हम जनरल लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इसको अगर हम फॉलो करते रहे तो हमें डिसीज होने के चांसेस जो है काफी कम हो जाएंगे, या तो चांसेस खत्म ही हो जाएंगे लाइफस्टाइल डिसीजेस जिसकी हम बात करते हैं। तो इसलिए आज का ये जो सेशन है ये उसी के लिए है कि हम फूड के बारे में समझे, अपनी फूड को में क्या हमें लेना चाहिए, कैसे हमें खाना लेना चाहिए, और वो फूड का जो टॉक्सिन बनते हैं उसे एलिमिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये उसके लिए है। तो वाई बहुत क्लियर हो गया आपको कि ये वाई है आज के सेशन का, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि हम चीजें सीख सके। जो फूड सिस्टम हमारा डिसीज ठीक कर सकता है वो हमें डिसीज से बचा भी सकता है। तो अगर हम डाइजेशन की, अगर हम फूड की बात करें, हम हमारे बॉडी के साथ में फूड के रिलेशन की बात करें, तो 3 चीजों में इसको डिवाइड हम कर सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। जब भी हम फूड खाते हैं तो 3 पार्ट में वो डिवाइड होता है। पहला होता है डाइजेशन, तो उसमें अलग चीजें हमारी काम करती है, हमारे जो अपर एब्डोमेन का पार्ट है वो काम करता है। उसके बाद में आता है एब्जॉर्प्शन, मतलब डाइजेस्ट हो गया तो अभी उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ये सेकंड प्रोसेस है। एंड थर्ड प्रोसेस इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है कि जो हम मल त्याग करते हैं एक स्टूल लेवल पे और एक
माइन्यूट लेवल, माइक्रो लेवल पे भी हम जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में, वो आ गया इसका थर्ड पार्ट। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो है, अगर उसमें गड़बड़ी है, मतलब डाइजेशन में अगर गड़बड़ी है, तो हमको इरिटेशन होना चालू हो जाएगा। हमारी जो गट की लिनिंग है वहां पे दिक्कतें आनी चालू हो जाएगी। हमारी बाइल जूसेस वो इससे इफेक्ट अफेक्ट होती है, मतलब हमारे जो सिक्रेशंस होते हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं, अगर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस ठीक नहीं है। अगर हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ठीक नहीं है, मतलब उसमें कहीं तो गड़बड़ी है, तो हमारे बैक्टीरियाज जो पेट में हमारी हेल्प करते हैं डाइजेशन होने में, वो वहाँ गड़बड़ी होगी। हमारे जो बाकी के ऑर्गन्स है, लीवर है, पैंक्रियाज है, जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, हमारी छोटी आते हैं, वहाँ पे गड़बड़ी होनी चालू होगी, या फिर वो ऑर्गन इससे रिलेटेड है, जो एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है उससे। या तो हमारी हार्मोन लेवल हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, मतलब अंदर की जो हार्मोन सिस्टम है, अगर हमारा डाइजेस्टिव पार्ट में हम गड़बड़ी कर रहे हैं तो वो सिस्टम हमारा अफेक्ट होगा। तीसरा है एलिमिनेशन पार्ट। तो एलिमिनेशन पार्ट में अगर खराबी है, तो हमारा नीचे का जो पेट है, मतलब बड़ी आते हैं, और वहाँ का जो मेजर कंपोनेंट है जिसको माइक्रोबायोम कहते हैं, खूब सारी बैक्टीरिया हमारे अंदर रहती है जो हमें काफी हेल्प करती है। तो वहाँ दिक्कतें, वो पार्ट अफेक्ट होना चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारी जो ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिन लेवल बढ़नी चालू हो जाएगी, जिससे हमें रुमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से इन्फ्लेमेशन, जो सूजन बोलते हैं, वो हमारे शरीर में होनी चालू हो जाएगी। तो तीन प्रोसेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, हमारी पूरी डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है उसको। सो आज मैं बेसिक प्रिंसिपल्स की बात यहाँ करने वाला हूँ, जो कि जरूरी है। देखो, जब भी हम कुछ करेक्शन की बात जब हम करते हैं, जब भी हम ये सोचते हैं कि कुछ ठीक करना चाहिए, तो हम बड़ी ऊपरी ऊपरी बात करते हैं, या तो उसको एक वर्ड है, उसको हम बोलते हैं फकाला करते हैं। हम क्या करते हैं, दुनिया खराब है, यहाँ पोल्यूशन चल रहा है, हर जगह पेस्टिसाइड है, हमारे तो जीन्स में ही खराबी है, राइट। तो ये बात हम करते हैं, यानी हम वो बात करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उसको ठीक कैसे करें, है ना। तो ये समझने की चीज जरूरत है हमें, कि हमको उस विषय पे बात नहीं करनी है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बारे में हम सोचेंगे, उसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो बेसिक चीजें जो आज भी हमारे हाथ में है, और वो 70% वर्क करती है। आपका अगर मैं डिसीज और आपकी हेल्थ की बात करूँ, तो 70 to 80% उसका रोल है, जिसको आप कंट्रोल में रख सकते हैं, जिसको फॉलो करके आप डिसीज फ्री रह सकते हैं। तो उसकी बात नहीं करेंगे कि ये खाना में आज रसायन डाले जा रहे हैं, ये हो रहा है, तो वो तो हो ही रहा है, चल रहा है ना। और जहां तक कि जेनेटिक की बात करूं, तो हमारे शरीर उतना कमजोर नहीं है आज भी। हमारा शरीर काफी सक्षम है सारी चीजों को झेलने के लिए, एकदम से आपके जीन्स नहीं बदलते। ये 30 साल की बीमारियां है, सारी लाइफस्टाइल 30 सालों में कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं होता, उतना वीक नहीं है हमारा जेनेटिक। हमारा जेनेटिक बहुत सालों से बनता आ रहा है, उसको चेंज होने को काफी सारे साल लग जाते हैं। तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि जीन खराब है ना। तो हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं। तो 3 मिस्टेक मैं शेयर करूंगा आपके साथ में, जो कि हम करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए अगर हमें ठीक रहना है। तो ये 3 चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में उतारोगे, मतलब सिर्फ थेरोटिकल नहीं, आज तो हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे, लेकिन आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, तो आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं जिससे लोग डर रहे हैं आज, डायबिटीज, ओबेसिटी, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पीसीओडी, ओबेसिटी, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी से भी खुद को बचाया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में वो डिसीज है, मतलब आपकी, सॉरी, आपकी फैमिली में वो डिसीज है या नहीं है। क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये जेनेटिक बीमारियां नहीं है, ये हमारा जो सब बदला है, इन्वायरमेंट, बेसिकली फूड जो हमारा चेंज हो रहा है, वो उसको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो आपकी फैमिली में भी अगर डायबिटीज है, आपकी फैमिली में बीपी है, अगर और कई तरह की बीमारियां है, कैंसर किसी को हुआ है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फुल प्रूफ चीजें है जो हमने अपनी पेशेंट के ऊपर यूज करके देखी है, और उनको डिसीज जो है उनका ठीक करने में, उनको टोटल हेल्थ दिलाने में हम जो है काफी सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, तो
तीन गलती में से पहली गलती जो हम लगभग लगभग हर रोज करते हैं, या तो हर लोग उसको कर रहे हैं, वो है बार बार खाना। राइट। तो हम, अगर आप 10-20 साल पीछे जाओगे आप, तो आप देखोगे कि हम दिन में लगभग लगभग 6 से 7 से 8 बार अपना मुंह खोलते हैं खाना खाने के लिए। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से आएंगी। ये बड़ा सवाल आता है लोगों का कि सुबह उठ के कुछ तो खाना चाहिए, एनर्जी कहाँ से आएंगी, 2 घंटे बाद खाना चाहिए, 3 घंटे बाद खाना चाहिए, एनर्जी बनी रहेगी। लेकिन आप ये प्रोसेस को समझिए। जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जाके तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। खाना खाने से लेकर उसकी न्यूट्रिशन बनने तक, उसका वेस्ट निकलने तक की पूरी प्रोसेस को समय लगता है। और ये सारी प्रोसेस में ये तीन चीजें जो मैंने बताई, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन, ये इन्वॉल्व है। तो अगर आप बार बार खाना खाओ, जैसे समझ लीजिए कि आपने कुछ खाया अभी, तो वो पेट में गया, डाइजेशन उसमें चालू हो गया। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर आप ऑफिस में कोई काम, आपको रिक्रूट किया गया है और आपको बोला गया कि आप काम करिए, तो आप एकदम से तो करोगे नहीं, आपको टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि आपको 2 घंटा लगते हो, 3 घंटा लगते हो। उसके बीच में कोई आपका बॉस आके उसने बोला कि अरे ये भी काम साथ में कर ले। कोई दूसरा क्या बोला, ये भी काम साथ में कर ले। आप क्या क्या हो जाओगे, आप इरिटेट हो जाओगे। राइट। तो सेम इरिटेशन हमारी पेट में होता है, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई, गैसेस हो गया, है ना, जिस तरह की भी तकलीफें हमें होती है। तो जब भी आप कोई फूड खाते हो, अगर उसको डाइजेशन होने को आपने समय नहीं दिया और उसमें ही दूसरी चीजें खा ली, तो अपर एब्डोमेन में प्रॉब्लम होनी चालू हो जाएगी, एसिड बनेगा काफी सारी। फिर हम उसको दबाने के लिए हम पेन किलर या फिर कुछ तो एंटासिड खा लेते हैं, जो कि उसका सोल्यूशन नहीं है। तो वो होगा। तो डाइजेशन लेवल पे क्या प्रॉब्लम हुई कि एसिड क्रिएट हुआ, मतलब अपर डाइजेशन में प्रॉब्लम होना चालू हो गया जब आपने एक बार खाना खाया और उसको डाइजेशन होने के पहले ही दूसरा खाना उसके ऊपर खा लिया। तो खाने की बात मतलब सॉलिड फूड नहीं। राइट। तो हमको लगता है कि हम रोटी चावल लेके बैठे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो चाय भी पीते हैं, जैसे अगर हमने खाना खाया और हमने 1 घंटे बाद चाय पी, तो चाय में दूध है, शक्कर है, मतलब उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है उसमें। तो आपका डाइजेशन प्रोसेस फिर से स्विच ऑन हो गया, कंफ्यूज हो गया, तो क्या करें अभी। राइट। तो डाइजेशन में दिक्कत होनी चालू हो जाएगी आपको। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि अभी पहले का खाना जो नीचे गया है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर आप 4 घंटे 5 घंटे बाद वो खा रहे हो फिर से उसमें। तो अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा उसको, रिसोर्स कम है। एक ही रिसोर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी में सुपर इंटर्न्स है। मतलब लीवर आपका डाइजेशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एलिमिनेशन भी करता है। तो एक ही ऑर्गन है, तीन कामों में लगा है। पैंक्रियास भी आपका डाइजेशन भी हेल्प करेगा, आपका इंसुलिन बनाएगा, आपका एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा। सो एक ही ऑर्गन मल्टीपल काम करता है। तो अगर वो ऑर्गन एब्जॉर्प्शन में लगा है अभी और आपने उसको डाइजेशन का काम कर दिया, तो वो काम उससे होगा नहीं, गड़बड़ी आ जाएगी। दूसरा क्या होगा कि अगर आप बार बार खा रहे हो, तो हमारी बॉडी में इनपुट का प्रोसेस चल रहा है, मतलब एनर्जी जाने का प्रोसेस चल रहा है। तो टॉक्सिन निकलने का प्रोसेस जो है होगा नहीं। या तो एक सिमिलर लेवल की हार्मोन सिस्टम हमारी बनी रहेगी हमेशा। तो वो हार्मोन सिस्टम अगर बनी है तो हमारी बाकी की जो प्रोसेस है अंदर की वो नहीं होगा। बेसिकली हम इंसुलिन की इसमें बात करते हैं, जो बाकी बहुत सारे डिसीजेस में उसका रोल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो अगर आप बार बार खाते हैं तो इंसुलिन हमारा बढ़ता है शरीर में, और इंसुलिन बढ़ने की वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, मतलब हमारा फैट प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब हम कुछ समय बाद हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाएगा नहीं, जिससे हमें डायबिटीज हो सकती है। इंसुलिन सॉल्ट होल्ड करता है, हमें बीपी हो सकता है। इंसुलिन फैट प्रोड्यूस करता है, हमें कोलेस्ट्रॉल हो सकती है। तो अगर बार बार खा रहे तो एब्जॉर्प्शन में ये तकलीफ होगी। तीसरा, हमारा इलिमिनेशन प्रोसेस नहीं होगा। मैंने बताया कि एक ही ऑर्गन अपना का दोनों काम कर रहा है, डाइजेशन भी कर रहा है लीवर, आपका लीवर टॉक्सिन निकालने का भी काम कर रहा है, तो टॉक्सिन निकलेगा नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो बार बार खाने वाली जो हैबिट है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, या तो उसको हमें रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा कम बार खाने वाली हैबिट से। तो सबसे बेस्ट क्या है इसमें कि 2 बार हम खाना खा सकते हैं, लार्ज मील हम 2 बार खाए, या तो 3 बार खाए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, या फिर जो लोग
लंच करते हैं सबसे पहले, फिर वो दोपहर को कुछ खा सकते हैं और उसके बाद हम डिनर करते हैं। तो अगर आप 30 साल 40 साल पहले जाके देखोगे तो इस तरह का ही हमारा शेड्यूल होता था। और उस समय में हमें लाइफस्टाइल बीमारियां कम थी। ऐसा नहीं था कि बीमारियां नहीं थी, लेकिन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर थे। लोग इन्फेक्शन से ज्यादा अफेक्ट होते थे, लेकिन लाइफस्टाइल बीमारियां जैसे बीपी है, डायबिटीज है, इस तरह की बीमारियां हमें नहीं होती थी तब। राइट। सो वो सो मैं, हाँ, इस मुद्दे पर था कि 2 बार मैक्सिमम, या तो फिर हम 3 बार फूड खा सकते। तो इसमें भी अगर हमें डिसीज है, अगर हम कोई डिसीज से जूझ रहे हैं, जैसे हमें डायबिटीज है या फिर हमें ओबेसिटी है, तो इसमें भी हम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि ड्यूरेशन कम कर देगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में जब हम तीसरा पॉइंट लेने वाले हैं। तो सबसे पहली टिप कि जितना कम बार मुंह खोल सकते हो उतना कम बार मुंह खोलिए। तो कम बार, हमें ज्यादा बार बार नहीं खाना है, 2 या 3 बार खाना है, ठीक है। दूसरा टिप्स, आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हो अगर आपके पास पेन पेपर लेके बैठे हो सब लोग। मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आप लोग बैठे हो। तो सेकंड जो चीज है वो हम आता है कंटेंट के ऊपर। तो जनरली हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारी माइक्रो चीजें होती है जो हमें हेल्प करती है। दूसरा उसमें होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब बड़े बड़े इंग्रेडिएंट्स जो हमारा बॉडी बनाते हैं, मतलब जिसमें हम प्रोटीन बोलते हैं, जिसको एनर्जी हमको देते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बोलते हैं, या तो फैट। ये तीन, और इसके चौथी चीज होती है फाइबर। ये चीजें आती है कंटेंट में। तो अभी क्या हो रहा है, मतलब 20 30 सालों की अगर आप स्टडीज देखोगे, जो भी रिसर्चेस हम कंडक्ट हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि एक तरह का इसमें कंटेंट, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट में एक तरह का कंटेंट हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। हमारी जो टोटल अमाउंट ऑफ फूड है, उस कंटेंट को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। सो उसमें क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट में हमारा आता है गेहूं, हमारा आता है उसमें चावल, ग्रेन्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। और उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी आता है, जैसे मैदा, मैदे वाली जो सारी चीजें है, ब्रेड है, बिस्किट है, या तो ग्लूकोज डायरेक्टली, जैसे शक्कर, व्हाइट शक्कर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इस तरह की चीज है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर, इन सब की कंपोनेंट अगर हम देखें तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी एक तरह का फूड बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आपने खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लिए है, उसमें अगर प्रोटीन नहीं है, फैट नहीं है, फाइबर नहीं है, कम है या फिर, तो क्या हो जाएगा कि फिर से 3 भाग में इसको देखते हैं कि डाइजेशन में जब वो आएगा तो फट से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को पचने में टाइम नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो जल्दी डाइजेस्ट होगा तो आपको जल्दी भूख लग जाएगी, तो जल्दी भूख लगेगी तो बार बार खाने की इच्छा होगी। इसके अलावा अगर आप उसको खाने में, आपके फैट भी है, फाइबर भी है, तो डाइजेशन में आपको टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो आपकी भूख होल्ड होगी, भूख होल्ड होगी तो आपको बार बार खाने की जो है इच्छा नहीं होगी, क्रेविंग जो हम बोलते हैं, क्रेविंग हो रही है। तो जो फूड जितना जल्दी एब्जॉर्ब होगा, जैसे अगर हम गेहूं लेते हैं और हम शक्कर लेते हैं, तो गेहूं में फाइबर भी है लेकिन शक्कर में फाइबर नहीं है, कोल्ड ड्रिंक में फाइबर नहीं है, तो कोल्ड ड्रिंक जल्दी एब्जॉर्ब होती है, मतलब कोल्ड ड्रिंक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स फास्ट है। तो जो जितने जल्दी एब्जॉर्ब होगी वो उतनी जल्दी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, वो उतने जल्दी हमारे हार्मोन पे तहलका मचाएगी, क्योंकि लेकिन हमारा हार्मोन उस चीजें के लिए नहीं बना है, फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए। तो शुगर बढ़ेगी, इंसुलिन आएगा, एकदम से शुगर ड्रॉप होगी और आपको भूख लगेगी। तो हम जो ये क्रेविंग की जब हम बात करते हैं, तो क्रेविंग हमारा साइकोलॉजिकल नहीं है। हम जो फूड खा रहे हैं वो हमें क्रेव कर रहा है, फिर से हम खाना खाने के लिए। तो ये चीज हो गया कि डाइजेशन में वो दिक्कत देगी। एब्जॉर्प्शन में क्या दिक्कत देगी, वही कि अगर शुगर बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होगी हमारे ब्लड के अंदर, तो इंसुलिन एकदम तेजी से आएगा और वो बहुत ही तेजी से सभी जगह शुगर पुश करने में लग जाएगा। लेकिन उतने कम समय में आप शुगर को यूटिलाइज कर सकते हो क्या, जैसे अभी आपने खाना खाया तो आप तो काम कर रहे हो, आप शुगर को यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, उस शुगर का कन्वर्जन होगा फैट में, है ना। या तो धीरे धीरे बॉडी क्या करेगी, शुगर को रोकना चालू कर देगी, क्योंकि वो शुगर से डैमेज हो रही है। अगर आप सोचो कि आपने अभी खाना खाया है और आप, है ना, आप बहुत सारा खाना खाने में लगा दिया आपको तुरंत, मैं बोला कि 2 मिनट के अंदर सब खाना खत्म करना, खा पाओगे नहीं खा पाओगे। हमको समय लगता है, ड्यूरेशन लगता है किसी भी चीज को खाने में, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर हो रहा है
लिवर उसको डाइजेस्ट कर रहा है, उसको संभाल रहा है एनर्जी को, तो ये प्रोसेस होगी नहीं, उस पर लोड आएगा, समझ रहे हो? तो इससे हमें रेजिस्टेंस हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे हमें डायबिटीज हो सकती है। और जो स्टडीज हो रही है डायबिटीज को लेकर, उसमें ये या फिर बाकी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, उसमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रखते हैं तो उससे हमारा फैट प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, और ये सारी दिक्कतें हमें हो सकती है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होना चालू हो गई। तीसरा प्रॉब्लम क्या होगा हमारा एलिमिनेशन में, या फिर हमारी जो बड़ी आते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा कि हमारी जो एक तरह की माइक्रोब्स है वो बढ़ना चालू हो जाएगी। जो ग्लूकोज वाली बैक्टीरिया है वो बढ़ना चालू हो जाएगी, बाकी बैक्टीरिया का जो संख्या है, उसका जो डाइवर्सिटी है वो कम हो जाएगी। तो हमें जो बैक्टीरिया से फायदा मिलता है, बाकी बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरिया हमारी कुछ चीजें बनाते हैं जिससे हमें काफी हेल्प होती है, वो बनना नहीं बनेगी बाकी चीजें नहीं होने की वजह से। तो ये दिक्कतें हो रही है हमें, अगर हम एक तरह का खाना, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रख रहे हैं तो, है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अगर किसी को डिसीज है तो उसने अपनी जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो 10 से 15% पे रखनी चाहिए। अगर डिसीज नहीं है, हम नॉर्मल, हम अगर इंडिविजुअल है, हमें हेल्थ मेंटेन करनी है, तो हमें जो हमारी जो कार्बोहाइड्रेट, मतलब गेहूं, चावल और से आने वाली जो चीजें है उनकी मात्रा है, हमारे जो लार्ज फूड है, लंच है, डिनर है ना, उसमें वो मात्रा हमें 20 से 30% या 40% रखनी चाहिए। बाकी हम फिर क्या रखेंगे? बाकी हम आते हैं प्रोटीन पे, मतलब हमारी जो दालें हैं वो हम उसमें रख सकते हैं 20 से 25%। उसके बाद हेल्दी फैट है। अभी फैट के बारे में काफी लोगों को लगता है कि फैट से हम मोटे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भी फैट खाते हैं उसका सिर्फ 20% ही एब्जॉर्ब होता है, बाकी तो निकल जाता है। और 80% फैट हमारी बॉडी खुद बनाती है, जो कि ग्लूकोज से बनाती है। अगर ग्लूकोज को हम खर्च नहीं कर रहे तो उससे फैट बनता है। कोलेस्ट्रॉल भी ग्लूकोज से बनता है, फैट से नहीं बनता। और फैट हमें जरूरी होता है हमारी जो प्रोसेस है उसको करने के लिए। हमारे बहुत सारे जो वाइटामिन है वो फैट सोलुबल है, तो अगर खाने में फैट नहीं है तो हमारी वाइटामिन एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो 20 से 30% फैट रख सकते हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फाइबर का, वो हमें रखना चाहिए, लेकिन हमें प्रोसेस फाइबर नहीं रखना चाहिए। जो फाइबर नेचुरली मिलता है हमें, तो किस में नेचुरली फाइबर मिलेगा हमें? तो अगर हम दालें खा रहे हैं तो छिलके के साथ खाए, उसमें हमें नेचुरल फाइबर मिल जाएगा। अगर हम राइस खा रहे हैं तो हम ब्राउन राइस खाए। अगर हम गेहूं खा रहे हैं तो हम उसकी जगह हमारी जो इंडियन मिलेट्स है, ज्वार, बाजरा और बाकी तरह की मिलेट्स आती है, लिटिल मिलेट्स वगैरह, आप मिलेट्स डालोगे तो नेट पे आपको मिल जाएगा। तो वो चीजें आप ले सकते हो नेचुरल फाइबर के लिए। इसके अलावा द मेजर सोर्स ऑफ फाइबर इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की मात्रा हमें सबसे ज्यादा रखनी है, कम से कम 30 से 40% नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। लेकिन किसी को अगर डिसीज रिवर्स करनी है तो उसे 60 to 70% भी वो रख सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? फाइबर से ये फायदा होगा कि आपकी जो एसिड लेवल है वो नॉर्मल रहेगी, क्योंकि फाइबर एसिड को सोख लेता है। अगर आपके खाने में ग्लूकोज है भी जो कि बहुत एब्जॉर्ब होने वाला है, उसको रोक के रखेगा, तो खाना धीरे 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 एब्जॉर्ब होगा, तो डाइजेशन आपका ठीक रहेगा, एसिडिटी कम रहेगी, एब्जॉर्प्शन आपका बहुत स्लोली स्लोली होगा। तो एक एक चीज एब्जॉर्ब होगी, एक एक वाइटामिन एब्जॉर्ब होगी बिकॉज ऑफ फाइबर। एंड इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो हमारे पेट में है, हमारी बैक्टीरिया जो है वो इस पे फीड करती है। तो जितना वैरायटी का फाइबर रहेगा, जितनी वैरायटी की वेजिटेबल्स हम खाएंगे, कम पकाई हुई, अगर हम उसको एकदम सब्जी बना के पका डालते हैं तो उसका फाइबर जो है डिजोल्व हो जाता है। तो स्टीम या फिर रॉ वेजिटेबल्स अगर हम उसमें लेते हैं तो हमारी मल्टीपल टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, अच्छी बैक्टीरियाज ग्रो होगी, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे हार्मोन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पे स्टडी काफी चल रही है, अगर कभी रहा तो हम इस पे बात करेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं बता रहा हूँ कि आपकी फाइबर आपके लिए नहीं है, मतलब पैसिवली आपके लिए है, आपकी माइक्रोब्स को बहुत हेल्दी रखता है, जिससे आपका सारा सिस्टम बैलेंस होने में हेल्प होता है। ये देखा गया है कि जो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिनको होती है, उनकी बैक्टीरिया डिप्लीटेड रहती है। मतलब अगर डाइवर्सिटी 100 होनी चाहिए तो उनकी बॉडी में सिर्फ 10% मिलती है। तो अगर आपकी बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी 80 to 90% है तो आपको डिसीज होने के चांसेस मैक्सिमम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो खाने का कंटेंट हम देखेंगे एक ब्रीफ में, कि कार्बोहाइड्रेट मतलब गेहूं चावल कितना होना चाहिए,
सिर्फ 30 से 40% नॉर्मल अगर है तो, उसके बाद 20 से 25% प्रोटीन, उसके 15 से 20%, मतलब इसमें वेरी करेगा सबका। फैट होने चाहिए 15 से 20%। उसके बाद में फाइबर होने चाहिए मैक्सिमम, जितना आप खा सको उतना। और उसको खाने के पहले हमें लेना है। तो डिसीज है तो फाइबर की मात्रा बढ़ा दीजिए, मतलब वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ा दीजिए। आप 50, 60, 70% तक उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंटेंट की बात। तीसरी और इम्पोर्टेंट जो हम गलती करते हैं वो ये है कि हम हमारे शरीर को रेस्ट नहीं देते। हम आज कंटिन्यूसली खा रहे हैं, कंटिन्यूसली हमारा प्रोसेस ऑन है, और हमारी बॉडी, हमारा जो ऑर्गन्स है, हमारे जो सारे ऑर्गन्स है, उसमें से कुछ ही ऑर्गन्स है जो कंटिन्यूस काम करने के लिए बने, जैसे कुछ हार्ट का की टिश्यू, कुछ लंग की टिश्यू, कुछ हमारे ब्रेन। बाकी हमारी जो सारी ऑर्गन है उसको रेस्ट लगता है ना। आप ये सोचो कि आप अगर आप हफ्ते भर, महीने भर कंटिन्यूसली काम करते रहे तो आपके माइंड में कचरा चला जाएगा। मतलब अगर आप थॉट प्रोसेस कंटिन्यूस, हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट क्यों करते हैं? मेडिटेट में क्या होता है, हम शांत रहते हैं। शांत रहते हैं तो क्या होता है, हमारी थॉट प्रोसेस सेटल होती है। जब थॉट प्रोसेस सेटल होती है तो हमारे जो कचरा थॉट है वो निकलना चालू होता है, राइट। तो वैसे ही अगर हम काम कर रहे हैं तो हम एक दिन छुट्टी लेते हैं, या फिर रात को हम सोने जाते हैं, छुट्टी लेते हैं ना काम से, तो उस समय में क्या होता है कि आपकी थॉट प्रोसेस रिलीज होगी, रेस्ट मिलेगा। वैसे ही हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, जो मेन ऑर्गन है, जैसे लीवर है, पैंक्रियाज है, इनको हेल्प की जरूरत, उनको रेस्ट की जरूरत होती है। अगर आप कंटिन्यूसली ईटिंग फेज में हो, आपने रात को खाना खाया 9 बजे, तो सुबह उठ के आपने फिर से 6 बजे 7 बजे चाय पी ली, तो क्या हो गया, कंटिन्यूसली फेज चल रहा है। आप सुबह 10 बजे खा रहे हो, फिर आप फिर से 12 बजे खा रहे हो, फिर से आप चाय पी रहे हो, कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रहा है। तो मेन मुद्दे की बात है कि हम फास्टिंग नहीं करते, हम अपनी डाइजेशन को रेस्ट नहीं देते। तो फास्टिंग अपनी लाइफ में, रूटीन में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अभी फास्टिंग को समझेंगे, तो छोटी छोटी फास्टिंग हम कर सकते हैं। छोटा, उसको मैं बोलूंगा इसको रेस्ट, कि हमारी बॉडी को रेस्ट देना है, फास्टिंग नहीं बोलूंगा। फास्टिंग थोड़ा सा हमको टॉर्चरिंग लगता है ना। तो बॉडी को रेस्ट देना है, तो ये रोज दे सकते हैं, और बड़ा रेस्ट भी दे सकते हैं, है ना। तो छोटी छोटी साफ सफाई करनी है तो हम दिन भर कर लेते हैं, मतलब सुबह का 1 घंटा दे दिया, झाड़ू लगा लिया। लेकिन हफ्ते में एक दिन देना पड़ेगा, घर का जाले वाले लगे वो निकालने के लिए, है ना। और हो सकता है कि बड़ी फास्टिंग भी करना पड़े, मतलब हम दिवाली में एक बार पूरा घर क्लीन करते हैं वैसा। तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप जिस समय आप रेस्ट देते हो बॉडी को, तो उस समय बॉडी जो अनवांटेड टिश्यूज है, अनवांटेड टॉक्सिन्स है जो क्रिएट हो रहे कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में चल रहा है, उसको इलिमिनेट करने का उसको समय मिलता है। हमारी बॉडी के पास सारी प्रोसेस है, सारा सिस्टम है, हमें सिर्फ उसको हेल्प करना है सिस्टम को सही तरह से चलने में। तो अगर आप फास्टिंग रखते हो, रेस्ट देते हो, तो वो सिस्टम सही से काम करते हैं। इस पे नोबेल प्राइज मिला है एक व्यक्ति को, जापान के साइंटिस्ट को। उसने ये खोज किया था कि हमारे बॉडी में कैंसर सेल रोज पैदा होते हैं, जब आप फास्टिंग करते हो तो बॉडी वो कैंसर सेल तक को खत्म कर डालती है। कैंसर की ट्रीटमेंट में फास्टिंग का बहुत रोल है, इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है, कंट्रीज से काम चल रहा है। तो कैंसर तक की जो सेल बीमारी है उसको भी फास्टिंग उसको किल कर सकता है। तो आपकी डाइजेशन को आप हेल्प करेगा, 3 चीजें, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। तो डाइजेशन में आपकी जो अपर एब्डोमेन है, आपका लिवर है, उसको रेस्ट मिलेगा, आपकी पेट को रेस्ट मिलेगा, तो अपने आप वो क्लीन होना चालू हो जाएंगे। उसके बाद एब्जॉर्प्शन में अगर आप समय देते हो, मतलब छोटा छोटा फास्ट, मतलब 2 फूड के अंदर हमने रेस्ट दे दिया। उसके बाद में रात का जब हम खाना खाते हैं, तो रात का खाना खाने के बाद सुबह कुछ भी हम पेट में डालेंगे, तो उसमें हम ग्लूकोज और इसकी बात करते हैं, हम टी जैसी चीजें ले सकते हैं, ब्लैक टी जैसी चीजें ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, है ना। इन चीजों का डाइजेशन पे उतना असर नहीं होता है। कोई भी डिकॉक्शन ले सकते हैं, जैसे तुलसी वगैरह, इस तरह की चीजें हम ले सकते हैं। लेकिन मेजर नहीं खाना है, मतलब हम शक्कर नहीं जानी चाहिए, प्रोटीन दूध नहीं जाना चाहिए, इस तरह की जो चाय जो हम लेते हैं। तो मिनिमम 12 घंटे की गैप रखनी है डेली, कि रात को अगर 9 बजे का है तो सुबह 9 बजे खाना है। तो डेली अगर हम 12 घंटे की गैप मेंटेन करते हैं तो काफी हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर आपको डिसीज पे काम करना है तो फिर एक दिन साफ सफाई करनी है, तो हमको हफ्ते में कम से कम 2 दिन ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहिए, है ना। उसके बाद में एक हफ्ते में मेजर फास्ट करना चाहिए, जिसमें हम सिर्फ पानी ले, या तो किसी को पानी के ऊपर नहीं हो रहा है तो हम फ्रूट्स से चालू कर सकते हैं फिलहाल, कि हम फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले, जिससे कम से कम फूड जाए और 70 to 80% रेस्ट बॉडी को मिले। तो हफ्ते में एक दिन अगर हम वाटर फास्ट करते हैं,
तो हमें हेल्प मिलता है। और महीने में कभी साल में अगर हम बड़े फास्ट भी कर सकते हैं। तो अभी फास्टिंग में क्या होगा, तो आप सोचोगे कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, एनर्जी कहाँ से आएंगी। तो हमारी बॉडी सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बनाती, हमारी बॉडी सिर्फ फूड से एनर्जी नहीं बनाती। हमारी हमारा जो शरीर है उसमें एनर्जी स्टोरेज के मैकेनिज्म बने हुए हैं, सारी चीजें हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपए की बॉडी है हमारी, उसमें मिलियंस ऑफ मशीन्स वर्क कर रही है आपको जिंदा रखने के लिए। तो हम जब भी हम एनर्जी डिप्राइव होते हैं या तो हमको एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी हमारे बॉडी में है जिसको हम रोज स्टोर कर रहे हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो बच जाता है, जो हम यूज नहीं करते हैं, उसको हम फैट में स्टोर करते हैं। तो फैट हमारी स्टोर्ड एनर्जी है, और बॉडी उतनी इफिशिएंटली फैट यूज कर सकती है जितनी इफिशिएंट वो ग्लूकोज यूज करती है। तो हमारी जो एनर्जी लेवल है वो सिर्फ हमारे जो अभी का खाना हम खा रहे हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी लीवर में, हमारी मसल में, हमारी बॉडी में हर जगह पे स्टोर्ड एनर्जी होती है। ग्लूकोज भी स्टोर्ड होता है ½ किलो, एंड फैट का तो सोचो ही मत है। और ग्लूकोज जितनी एनर्जी देता है, फैट उससे डबल एनर्जी देता है, और वो भी कांस्टेंट देता है। मतलब आप जैसे ग्लूकोज खाओगे तो इंस्टेंट एनर्जी है, खाना खाना खाओगे उसके बाद में एनर्जी मिलेगी आपको, 8 घंटे की एनर्जी लगेगी उसकी। लेकिन अगर आपने फैट पे स्विच हो गई बॉडी हमारी, जो कि अभी स्विच नहीं है, हमारे बॉडी में ऐसे ही हार्मोन बन रहे हैं जो ग्लूकोज को बर्न कर सकते हैं, लेकिन फैट को बर्निंग हम थोड़ा सा भूल रहे हैं। तो उसको ऑन करना पड़ेगा, इसलिए हमें धीरे धीरे फास्टिंग चालू करनी है। तो फैट की बात कर रहा था, तो फैट जब रिलीज होगा तो एक कंटिन्यूसली एनर्जी बनी रहेगी आपको, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नहीं कि कुछ खाना चाहिए, और हमारी जो ऊर्जा है कंटिन्यूसली बनी रहेगी। अभी जो इंड्योरेंस स्पोर्ट्स है, मतलब जो मैराथन रनर्स होते हैं, उनको फास्टिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको ताज्जुब होगा, तो पहले हम उनको ग्लूकोज देते थे, लेकिन काफी एथलीट को डायबिटीज होना चालू हो गया। उसके बाद में उनको ये दिखा कि फैट की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत स्टडी एनर्जी देता है और बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो उन्होंने मैराथन रनर्स को अभी फास्टिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, उनको फैट कैसे बर्न करना बॉडी को वो हार्मोन लाए जाते हैं। राइट। तो हमारी बॉडी में फैट है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो फास्टिंग हम कर सकते हैं और वो हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिट है। तो रोज 12 घंटे की फास्टिंग, हफ्ते में 2 दिन आप ब्रेकफास्ट स्किप करिए, धीरे धीरे उसको चालू कीजिए। पहले फ्रूट खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट को कंप्लीट स्किप करना चालू कीजिए, डायरेक्ट लंच लीजिए। राइट। और हाँ, और एक बड़ा फास्ट कर सकते हैं आप, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का भी कर सकते हैं। काफी लोग हफ्ते भरे का भी, अभी तो जैन रिचुअल्स चल रहे हैं, आपको पता ही होगा, पर्यूषण होके गया। तो हमारी जो कल्चर है उसमें पहले से ही फास्टिंग जो है इंक्लूडेड है, और कोई आज तक ऐसा नहीं है कि फास्ट किया और मर गया। राइट। तो 3 चीजें मैंने बताई आपको। एक तो खाने की फ्रिक्वेंसी कम रखनी है, जितनी कम रख सको उतनी कम रखनी है। जितना कम बार मुंह खोलोगे, शरीर को एब्जॉर्ब करने को, एलिमिनेट करने को टाइम मिलेगा। दूसरा, हमारे खाने में सभी कंपोनेंट होने चाहिए। और अभी हम कार्बोहाइड्रेट की, मतलब चावल, बेसिकली वीट की चीजें, बिस्किट, ब्रेड, ये सब चीजें बहुत खा रहे हैं। गेहूं का मात्रा बहुत हम खा रहे हैं, आप देखिए आपके खाने में। उसको जितना कम हो सके कम कीजिए। खाने में दालें बढ़ाइए, हेल्दी फैट बढ़ाइए। जैसे ऑयल से, जो सीड ऑयल होते हैं, जो कि विदाउट रिफाइन ऑयल होते हैं, इसमें कुछ कुछ तो हमें मिलता है विदाउट रिफाइन ऑयल में, वो हम ले सकते हैं। जो सीड को हम डायरेक्ट प्रेस करेंगे उससे ऑयल निकलेगा, वो ऑयल हम खा सकते हैं। तो वो ऑयल, घी है इसमें हेल्दी फैट में। बहुत सारे नट्स आते हैं, उसको हम खा सकते हैं। सीड्स आती है, उसको हम इंक्लूड करना है हमें। उसके बाद में फाइबर इंक्लूड करना है, हेल्दी वाला, प्रोसेस फाइबर नहीं, ओट्स नहीं खाने हैं हमें। वेजिटेबल्स से जो फाइबर आती है, फ्रूट से जो फाइबर आती है, वो हमें इंक्लूड करना है हमारे मील में। राइट। प्रोसेस कम से कम खानी। जैसे अगर हम फ्रूट खाते हैं और फ्रूट जूस लेते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है कि फ्रूट जूस में सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा, पानी मिलेगा, विटामिन मिलेगा। लेकिन आपको अगर टोटल फ्रूट खाते हो तो उसमें आपको फाइबर और बहुत सारी और चीजें मिलेगी। राइट। तो प्रोसेस चीजें कम रखनी है खाने में, कंप्लीट चीजें रखनी है। जैसे कि हमारे जो मिलेट्स है, इंडियन ज्वार बाजरा, इस तरह की चीजें आती है। दालें अगर ले तो उसके छिलके के साथ में यूज करें। वेजिटेबल्स को ज्यादा पकाए नहीं, उसको स्टीम कर सकते हैं हल्का।
या तो उसमें ऑयल डाल के सौते कर सकते हैं, अगर आपको टेस्टी खाना है उसमें तो मसाले ऐड करके खा सकते हो। तो वो चीज़ है। तो तीनों कंटेंट होने चाहिए, 40 to 50% वेजिटेबल्स। उसके बाद में कम से कम जितना कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना डिसीज रिवर्सल में आपको हेल्प होगी। ओबेसिटी है, डायबिटीज है, उसमें हेल्प होगी, राइट। उसके बाद में फास्टिंग, फास्टिंग को इनकॉर्पोरेट करना, छोटी छोटी फास्टिंग, 12 घंटे की फास्टिंग। उसके बाद में ब्रेकफास्ट की, उसके बाद में एक बड़ा फास्टिंग, हफ्ते में एक तो भी वाटर फास्ट होना चाहिए हफ्ते में। उसके बाद में बड़ी फास्टिंग, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। इतना भी आपने अगर ध्यान दिया, थ्योरी को अगर प्रैक्टिकल में उतारा तो फायदा होगा। तो अभी ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपनी लाइफ में? तो इसलिए ही हम सोच रहे हैं कि एक कम्युनिटी बनाए इसके अंदर, क्योंकि जब हम साथ में काम करते हैं तो काम करना इजी रहता है। तो हमने हेल्थ क्लब बनाया है जिसमें आप ज्वाइन हो ग्रुप में। तो उसमें इस तरह की एक्टिविटीज हम लेते रहेंगे ताकि हम मोटिवेट रहे इस तरह की चीजें करने के लिए हमारे साथ में। क्योंकि जब भी हम कोई चेंज लाते हैं तो चेंज करने के लिए हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। अगर हम 21 डेज कोई एक काम करते हैं तो हमें उसका बिल्कुल बेनिफिट होता है। तो एक चीज हम कर सकते हैं इसमें कि हम एक चैलेंज ऑन करते हैं आज से, कि हम अगला एक हफ्ता 10 दिन, जब हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा अगले सैटरडे को, तब तक हम ये ट्राई करेंगे कि हम 2 या 3 मील्स पे जाए। तो देर इज वन चैलेंज, आप लिख लीजिए। 2 या 3 मील्स हम फॉलो करेंगे। हम ग्रुप पे भी चैलेंज चलाएंगे। हम हफ्ते में 2 दिन ब्रेकफास्ट कीप करके देखेंगे, या तो ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स लेंगे, या तो कंप्लीटली, इसको तो आप कर ही सकते हो कि कंप्लीटली एक हफ्ता तक हम फ्रूट लेंगे। तो फर्स्ट इज 2 मील चैलेंज और 3 मील चैलेंज। 3 मील करते फिलहाल, 2 मील बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 3 मील चैलेंज, देन हैव फ्रूट इन ब्रेकफास्ट चैलेंज, इसको अपडेट कर देंगे हम ग्रुप में। तीसरा, अगर आपको पॉसिबल है तो एक दिन इस वीक में फास्ट हम रखेंगे। हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा, अगर हम ग्रुप में करते हैं तो हम कोई एक डे डिसाइड करेंगे जिसको हम अनाउंस कर देंगे ग्रुप में। तो एक दिन या तो हम कंप्लीट डे फ्रूट खाएंगे या वेजिटेबल खाएंगे, या तो हम सिर्फ पानी का फास्ट करेंगे, मतलब कंप्लीट ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की अगले दिन हम खाएंगे। और इसमें कुछ भी आपको होता है तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम कम्युनिटी में ही तो ये हम चीजें इम्प्लीमेंट करने के लिए कर सकते हैं हमारी लाइफ में। इस चीजों को हम आगे लेके जा सकते हैं, राइट। तो जो जो भी लोग एग्री है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि यस वी आर डूइंग दिस चैलेंज, कि हम करना चाहते हैं या फिर करेंगे ऐसा। तो आप YES टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। मैं देख रहा हूँ अभी चैट बॉक्स, क्योंकि काफी, सुनील जी का यस आया है, विजय, विनय जी का यस आया है, मयूर, मोनालिसा, यस। तो या काफी लोग हो रहे हैं, बिल्कुल। तो एक बार सब ये सेशन होने के बाद ग्रुप में भी आप डाल दीजिए, ताकि हम चीजों को जो है ट्रैक कर सके, राइट। क्योंकि जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हमें फर्क नहीं दिखेगा दिखेगा खुद के ऊपर, हमारी इमोशनल के ऊपर फर्क दिखेगा नहीं, हमारे डाइजेशन के ऊपर फर्क दिखेगा नहीं, हमारे डिसीज के ऊपर हमें फर्क दिखेगा नहीं, हमारी ओबेसिटी के ऊपर नहीं दिखेगा। थ्योरी से कुछ नहीं होगा, हमें प्रैक्टिकल में उसको उतारना पड़ेगा। और उस इसलिए हमें जरूरत है साथ की, साथ में मिलकर करेंगे तो होगा, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, राइट। तो ऑल एंड फ्रॉम माय साइड। अभी जो भी आपको क्वेश्चंस लगते हैं इसमें आपको दिक्कतें आई है वो आप पूछ सकते हो। यस, तो हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मूव होते हैं। रचना जी ने, हाँ आप चैट भी कर सकते हो डायरेक्टली, आप खुद को अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो क्वेश्चन। यस जी, पूछिए। सर कंटिन्यूअस 2 दिन यदि उपवास आते हैं तो बॉडी में ऐसा लगता है कि बहुत ही वीकनेस आ गया, तो फिर कैसा करेंगे इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अभी हम इसलिए उपवास कंटिन्यूसली बड़ा उपवास नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि हमारी जो शरीर है, जो हम इतने दिनों से प्रोसेस कल्चर फॉलो करते आ रहे हैं 10-20 सालों से, उसमें क्या हो गया कि ग्लूकोज एडेप्टेशन का प्रोसेस हमारा ऑन है। उस तरह के ही हार्मोन हमारे शरीर के अंदर है जो ग्लूकोज को बर्न करने, इजीली बर्न करने में हेल्प करते हैं। हमारा डाइजेशन भी उस तरह का बन चुका है कि उसको बार बार जो है फूड आने की हैबिट में है वो है।
तो हमारा फैट बर्निंग जो प्रोसेस है वो अभी ऑफ है, या तो अनयूज्ड है, कम हम इसको यूज करते हैं। तो हमें फास्टिंग अगर करनी है प्रोलॉन्ग, तो हमें धीरे धीरे चालू करना पड़ेगा। हमें पहले तो हमें जो डिनर है और ब्रेकफास्ट का समय बढ़ाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हमें ब्रेकफास्ट स्किप करके देखना पड़ेगा, फिर लंच स्किप करके देखना पड़ेगा, फिर डिनर पे आएंगे, और फिर हम एक दिन अगर हम कर लेते हैं उसके बाद में हम बड़े बड़े फास्ट कर सकते हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें वो हैबिट नहीं है, हमारी अंदर की सिस्टम उसके लिए रेडी नहीं है अभी। तो आप धीरे धीरे करोगे तो वो हो जाएगा। जी। किसी ने सवाल पूछा है, हाउ टू रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम बॉडी इफ इट इज कॉजिंग सीवियर बॉवेल डिसऑर्डर्स। और हाँ, यस। सो टॉक्सिन रिमूव करने के जो मैंने प्रोसेस बताया कि 3 प्रोसेस से ये अगर हम जाते हैं, मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ मील हम कम रखते हैं हमारा, उससे फायदा होगा खाने में। अगर आप काफी मात्रा में वेजिटेबल्स अपने इनकॉर्पोरेट करते हो, या तो कंप्लीट मील आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हो, जैसे कि लंच आपने कर लिया उसमें आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखे, डिनर में आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखे, ऐसा आपने काफी बार करते गए और फास्टिंग को धीरे धीरे बढ़ाया, तो जैसे आप रेस्ट दोगे तो अपने आप बॉडी टॉक्सिन रिमूव करना चालू कर देगी। उसके लिए हमें ना कोई ड्रग लेने की जरूरत है, ना कोई आउटर एजेंट लेने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी में ऑलरेडी सारी सिस्टम्स है, हमारी लिवर सब वो काम करता है, हमारा किडनी सब काम करता है, हमारा इवन हमारे बैक्टीरिया, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन वो सब काम करती है। तो ये तीनों चीजें एक साथ रखोगे, और मेंटल इमोशनल हेल्थ भी इसमें इम्पोर्टेंट, जिसके हम अगले कभी बात करने वाले हैं, तो वो भी इसमें रोल है। लेकिन ये तीनों पहिल्यांदा इनिशिएटिव्ह घेतलं. हॅलो, हाँ शिवकुमार बात कर रहा था. हाँ बोलिए सर। पहले तो आपका अभिनंदन, बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है आपने. तो ये मतलब काफी लोगों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. और मेरा एक सवाल था कि जो आप खाने में जो बोल रहे गैप्स, तो वो तो गैप्स मेरी मेंटेन है. मतलब सुबह खाना खाता हूँ और फिर रात में ही खाना खाता हूँ, और बीच में ऐसा कुछ फ्रूट्स है ये लेता हूँ. लेकिन जो ओबेसिटी है वो कम नहीं हो रही, वो बढ़ते जा रही है. वो तो क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, एक चीज यह है कि हम मेंटेन के लिए कुछ करते हैं, कुछ हम रिवर्सल के लिए करते हैं। तो जब हम रिवर्सल की प्रोसेस में है, कोई डिसीज रिवर्सल की प्रोसेस में है, तो हमें कुछ चीजों को इंटेंस करना पड़ेगा। ओबिसिटी क्यों है, हम मतलब फैट हमारे बॉडी में क्यों जा रहा है, क्योंकि जो हम आज खा रहे हैं, जैसे आप सोचिए कि अगर हमारी बॉडी को 10 ग्राम खाना लग रहा है, और रोज हम अगर 10 ग्राम खाना खा रहे हैं, वो बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो अगर हम 10 ग्राम खाना लग रहा है, और अगर हम उसमें जो खाने की जो क्वांटिटी है, या तो जिस चीज से हमारा फैट बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, अगर हम 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी है और हम 10 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट रोज खा रहे हैं, तो फिर बॉडी यूटिलाइज नहीं करेगी। तो हमको बेसिकली फैट को बर्न नहीं करना है। ओबिसिटी में हम फैट बर्न ये शब्द यूज करते हैं, हमको फैट यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइज कब होगा फैट, जब हम खाने में कम डालेंगे। तो खाने में अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट ये सारी चीजें थोड़ी सी कम रखते हैं, अगर हम ऐसी चीजें ज्यादा रखते हैं जिससे हमारा कैलोरी काउंट नहीं बढ़ेगा, मतलब हमारी एनर्जी जो फूड से आ रही है वो एनर्जी हम कम कर देंगे, तो बॉडी खुद की एनर्जी यूटिलाइज करेगा, है ना। तो अगर आप प्रोसेस में हो, तो हमें हो सकता है कि आपको कभी लंच स्किप करके देखना पड़े, कभी आपको खाने में कंप्लीटली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने पड़े, बाकी चीजें आप इलिमिनेट करें। तो धीरे धीरे बॉडी खुद के पास जो है वो यूटिलाइज करना चालू करेगी, खुद का जो फैट है उसको यूज करेगी। ठीक है सर। हाँ, तो डिसीज रिवर्स थैंक यू. अलग चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर मेंटेन करना है, तो ये जो चीजें आपने जो आप जो कर रहे हैं वो मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छी, लेकिन आपको रिवर्स करनी है तो आपको कुछ चीजें ज्यादा इसमें करनी पड़ेगी। जैसे ब्रेकफास्ट स्किप करें तो आप लंच स्किप करिए, डिनर स्किप करिए, या तो फिर आप वेजिटेबल्स उसमें लीजिए मैक्सिमम क्वांटिटी में, अगर आपको स्किप करना नहीं जम रहा है तो। जी, थैंक यू. हाँ, किसी ने पूछा रिकॉर्डिंग, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। एंड अगर आप सभी को लगता है कि यूजफुल हो सकता है ये बाकी लोगों के लिए भी, हमारी सोसाइटी के लिए भी, तो इनवाइट कीजिए लोगों को अगले सेशन में, या फिर ग्रुप में इनवाइट कीजिए। आप उनको भी ये रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे भी डालने वाले हैं, और ये ग्रुप में भी रहेगी रिकॉर्डिंग, आप सबको शेयर कर सकते हैं, छुपाने वाली चीज